हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 1। इस पार्ट को समझने से पहले हम जानते हैं कि हम अपने चारों ओर दो प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, सजीव तथा निर्जीव। वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन हो सजीव कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, पौधे, चींटी, मनुष्य आदि। तथा वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है निर्जीव कहलाते हैं, जैसे कि कलम, पत्थर, टेबल, गाड़ी, ईंट आदि। सभी सजीव जो हैं कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इनके कार्यों की सूची बना सकते हैं? इसका उत्तर होगा, सजीवों के मूलभूत कार्य हैं वृद्धि और विकास, गति, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन एवं प्रजनन। यानी सजीव ये सभी कार्य करते हैं। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो ऊपर सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्ययन में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का अध्ययन किया। उन्होंने आवर्धक लेंस की सहायता से कॉर्क पेड़ की छाल को देखा। इसमें उन्हें जो संरचना दिखाई दी वो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी, जो कि कोष्ठयुक्त तथा विभाजित बक्सों के रूप में थी। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठक अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठक को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बक्से नुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थीं। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। कोशिका भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। यानी हमारे जब भवन का निर्माण ईंटों के बिना नहीं हो सकता, और इसी प्रकार से सजीवों में कोशिका के बिना उनके शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिज़ाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार जो सजीव होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। इस चित्र को देखिए। इसमें ईंट की दीवार तथा प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं को दर्शाया गया है। यहाँ कोशिकाओं की तुलना ईंटों से की गई है। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है,
क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह है? तो इसका आपको उत्तर होगा हाँ, यह एक एकल कोशिका है। यह आकार में बड़ा है, अतः इसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। सजीवों में कोशिकाओं की संख्या। एक लंबे वृक्ष अथवा हाथी के शरीर में अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं हो सकती हैं। मनुष्य के शरीर में भी खरबों कोशिकाएं हो सकती हैं। 100 करोड़ बराबर कितना होता है? 1 अरब। ये कोशिकाएं आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। अब हम जानते हैं बहुकोशिक जीव यानी मल्टीसेलुलर तथा एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर के बारे में। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक मल्टी सेलुलर जीव कहलाते हैं, जैसे पौधे, हाथी, मनुष्य, कीट आदि। मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है? मल्टी का अर्थ होता है अनेक और सेलुलर यानी कोशिका यानी बहुकोशिक जीव। छोटे जीवों में कोशिकाओं की संख्या कम होती है, लेकिन उनके क्रियाकलापों को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करती। एक कोशिक जीव यानी कि यूनिसेलुलर वह जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है एक कोशिक जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती हैं। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूहों द्वारा पूरे किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं और विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। ये अंग तंत्र का निर्माण करते हैं तथा तंत्र शरीर का निर्माण करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोशिका की आकृति सेल शेप। अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरे हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादाप कहते हैं, जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाप के बनने के कारण होती है, जैसा कि आपको पता है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिकाओं की आकृति उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। तंत्रिका कोशिका लंबी एवं शाखान्वित होती है जो संदेशों का स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण एवं संवहन का कार्य होता है, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें गोलीय, चपटी, गोल एवं लंबी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। कोशिका का साइज। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर हो सकता है, अर्थात इसके साइज को माइक्रोमीटर, माइक्रोन में व्यक्त किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर 1/10 लाख मीटर बराबर 10 की घात ऋण 6 मीटर।
कुछ कोशिकाओं का साइज कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। मुर्गी का अंडा भी एकल कोशिका है, परंतु इसका साइज बड़ा होने के कारण इसे हम आसानी से देख पाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। यहाँ हम इस क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। मुर्गी का एक अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग कीजिए। आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एक सफ़ेद पदार्थ पीले भाग को घेरे हुए है। सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन है, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। पीला भाग योक है, यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? तो नहीं, कोशिका के आकार का संबंध जंतु के आकार से कभी भी नहीं होता। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार्य से होता है, उसके किए गए कार्य से होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं और वे संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार्य करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जड़, जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। अतः आपको समझ में आ गया होगा कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के भाग। कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, एवं केंद्रक। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका को घेरने वाली बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह सरंध्र होती है और आवश्यक पदार्थों का कोशिका के अंदर बाहर आगमन होता रहता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते और इसलिए कोशिका भित्ति उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका द्रव्य। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉइल, राइबोसोम इत्यादि। आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉइल,
सेंट्रोसोम इत्यादि इसी में पाए जाते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस सजीव कोशिकाओं का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है, यानी इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। वंशानुगत एवं आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है, यानी केंद्रक क्या कार्य करता है? नियंत्रण का कार्य करता है। सजीव कोशिकाओं के समग्र संघटक को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य को कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं। जीन केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहते हैं। यह जीन के धारक होते हैं। जीन सजीव में आनुवंशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यानी यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी हैं तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों, परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। यानी अगर हमारे में माता पिता के कोई लक्षण ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे तो हो सकता है हमारे भाई बहन में ये लक्षण दिखाई दे रहे हों। कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिनमें आरंभी अविकसित केंद्रक होता है या केंद्रक का अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सभी सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, विषाणु आदि में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है और ये कोशिकाएं जीवाणु, नीली हरी शैवाल, विषाणु में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती हैं, अर्थात उच्च श्रेणी के जीवों में पाई जाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, मानव, जानवर आदि। आइए अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अध्ययन करते हैं। इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं,
जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं तथा कोशिकाओं की रक्षा करने का कार्य करती हैं। इसका कार्य कोशिका के अवयवों को इकट्ठा रखना और कोशिका के अंदर व बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। फिर आती है कोशिका भित्ति, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। केंद्रक, केंद्रक के बाद आप देखिए इसमें होता है साइटोप्लाज्म। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ। राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि इनको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं। इसके बाद है गोल्गी कॉय। गोल्गी कॉय जो है, इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। लाइसोसोम, जिन्हें हम कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहते हैं या शक्ति केंद्र कहते हैं। इसके बाद लवक पाए जाते हैं, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक। रसधानी, रिक्तिका या वैक्यूल, ये जो है तो ये पादप कोशिका में बड़ी होती हैं, यानी कि जंतु कोशिका में ये कैसी होती हैं, छोटी। इसलिए पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती। अब हम जंतु कोशिका के चित्र का अध्ययन करते हैं। इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तारक केंद्र यानी सेंट्रिओल, जो नीले से रंग की एक संरचना दिखाई दे रही है, वो तारक केंद्र कहलाता है, जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद लाइसोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम शक्ति केंद्र या ऊर्जा ग्रह कहते हैं। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि खुरदरी और चिकनी दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। इसी प्रकार से इसमें जो रिक्तिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं तथा संख्या में अधिक होती हैं। जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं वो क्या हैं, रिक्तिकाएं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पहला है कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरा, रिक्तिका बड़ी होती है, आपने जैसा चित्र में देखा था, रिक्तिका छोटी होती हैं। तीसरा, पादप कोशिका आकार में जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका आकार में पादप कोशिका से छोटी होती हैं। इनका आकार लगभग कैसा होता है, आयताकार होता है। इनका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। इनमें हरित लवक उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक उपस्थित नहीं होते हैं। छठवां पॉइंट होगा, केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है। अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। आपने पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका का चित्र देखा तथा उसके अंतर को भी समझा। अब आप इस टेबल को भरें, जिसमें पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की तुलना की गई है। कोशिका झिल्ली उपस्थित है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित है। अब दूसरा है कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में उपस्थित है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। तीसरा, केंद्रक, जो पादप कोशिका में उपस्थित है, जंतु कोशिका में उपस्थित है। केंद्रक झिल्ली पादप कोशिका में उपस्थित है, जंतु कोशिका में उपस्थित है। कोशिका द्रव्य पादप कोशिका में उपस्थित रहता है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित रहता है। पादप कोशिका में उपस्थित रहती है, कहते हैं हरित लवक में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट। ये जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं। इसी के कारण पेड़ पौधे का रंग हरा होता है तथा वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं, लेकिन ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है, रिक्तिकाएं पादप कोशिका में भी पाई जाती हैं, उपस्थित रहती हैं और जंतु कोशिका में भी उपस्थित रहती हैं। अंतर ये रहता है
कि पादप कोशिका में ये बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये छोटी तथा संख्या में अधिक रहती हैं। इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा तथा समझिएगा। धन्यवाद।